Assalamu alaikum. We are doing kinematics, paper 2 questions. We are doing November 15, paper 2-3, question 3. आप लोग पहले देखिएगा कि आपके पास ये क्वेश्चन अगर है तो मुझे भी बताइएगा. पहले इस क्वेश्चन को सर्च करिएगा जो हमारी बुक है रीड एंड राइट, उसमें चेक करके बताएं ये वाला क्वेश्चन है क्या. यार जवाब दें. A steel ball falls from a platform on a lower to the ground below as shown. The ball falls from rest through a vertical distance of 192 meter. The mass of the ball is 270 gram.
चलो पढ़ो। अब देखो वो कहता है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल। जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होती है तो उसका मतलब होता है कि ए इज इक्वल टू जी। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। कैलकुलेट द टाइम टेकन कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल टू द ग्राउंड। अब तुम्हारे पास डिस्टेंस 192 है। तुम्हें यह पता है कि हमने बॉल को ऊपर से रेस्ट से फेंका है। u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 192। तो तुम्हारे पास डेटा सारा है। अब तुम इसमें क्या करो कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। हाँ भाई, इसको अब कौन सॉल्व करेगा? देखा u 0 है, a की जगह g है, निकालना क्या है? निकालना है t। तो ये आएगा 192 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 9.81 इंटू टी स्क्वायर। 0 तो लिखते नहीं है, तो 192 इंटू 2 अपॉन 9.81 और फिर इस पे ना अंडर रूट ले लो तो ये टी हो जाएगा। अब तुम लोग ऐसे सॉल्व करो और टी की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। सिक्स पॉइंट टू फाइव। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास मसला आ रहा है वेलोसिटी का। वेलोसिटी नहीं है मेरे पास ना, तो तुम लोग ऐसा करो कि पहले ना मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से वेलोसिटी निकाल दो, या उससे कर लो या mgh से कर लो। एक तरीका ये वाला है कि तुम पहले v निकालो, v रखकर e के निकालो। दूसरा तरीका ओ लेवल फिजिक्स वाला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, उससे भी कर सकते हो। तुम्हें हाइट तो दी हुई है, फ्री फॉल है। अच्छा, ये लॉजिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो तो काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ओ लेवल में पढ़ा था लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन
इनकाइनेटिक। ये वाली लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों में से जिससे चाहो सॉल्व करो। ये तरीका फौरन लग जाएगा। अगर तुम ये लगाते हो तो ये फौरन लग जाएगा। State and explain the variation of the velocity of the ball with time as the ball falls to the ground। अब तुम एग्जामिनर को इसमें क्या बताओगे कि देखो एक्सेलरेशन तो जी है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एट अ कांस्टेंट रेट। स्टेट एंड एक्सप्लेन तो लिखो कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। आंसर लिखना चाहो तो लिख लो, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस तो आंसर होगा कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, सो वेलोसिटी increases at a constant rate show that, अगला पार्ट पढ़ो, show that velocity of the ball on reaching the ground is approximately 60। अब उसमें देखो लॉजिक ये है कि तुमने वेलोसिटी कुछ लोगों ने तो ऊपर ही निकाल ली है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया है तो यहां फिर आप ये लगा दें, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दें और उससे सॉल्व कर लें। जो आपका पार्ट 2 में आंसर आया था वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, इसको काइनेटिक एनर्जी में रख दें। मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल टू 70 ग्राम वो रखकर, और काइनेटिक एनर्जी रखें, मास रखें, ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिएगा। आंसर आप बता रहे हो 61.5 दोबारा आ रहा है, आना तो चाहिए, दोनों एनर्जीज बराबर हैं। इसमें जो आंसर ये एक बच्चे ने सॉल्व किया है एंड उनका कहना है 61.25 आ रहा है।
चलो आगे पढ़ें। इन प्रैक्टिस एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लेजिबल। जैसे मैं एक दिन शायद एक दो क्लासेस पहले बता रहा था क्लास में कि ये इनका एक कॉमन ट्रैप होता है कि एयर रेजिस्टेंस को रिस्टोर कर लेते हैं। कभी कहते हैं नहीं रखो, कभी कहते हैं रखो, ताकि वो स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट चेक करें। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दी जाए, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो, तब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं वो उसके साथ व्हाट यू कॉल द वेलोसिटी के साथ। और अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडरेबल हो तब क्या होता है, तब वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनल हो जाती है और रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाती है। अब यहां वो कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ द एयर रेजिस्टेंस आर विद द वेलोसिटी वी ऑफ द बॉल इज शोन। ये आर का मतलब है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये बॉल नीचे आ रही, जब नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब बॉल नीचे आएगी तो उसका वेट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बॉल नीचे आते वक्त एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। और उसके साथ साथ ये जो अपवर्ड फोर्स है एक्स, ये जो अपवर्ड फोर्स है एक्स, ये भी बढ़ेगी। इसका मतलब आप ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ती है। यूज फिगर 3.2 टू स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब होता है कि इसमें कोई नंबर आपको मेंशन नहीं करना, यानी यू नॉट सपोज टू गिव एनी नंबर। द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद द डिस्टेंस फॉलन बाय द बॉल। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि सवाल में तो कहीं एक्सेलरेशन का जिक्र ही नहीं है। जो स्केच बना हुआ है वो तो एक्सेलरेशन से बिलोंग नहीं करता। अब फिजिक्स में ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये उन कॉन्सेप्ट्स में शामिल है जो तकरीबन तकरीबन हर साल पेपर में बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह। होता ये कि जब तुम किसी चीज को फेंकोगे हवा में तो ग्रेजुअली एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब देखो एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है। एयर रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी, लेकिन मैंने आपको नोट्स में समझाया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कम हो जाएगी। न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा था कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बन गया। अब वेरिएशन ऑफ दैट एक्सेलरेशन, तो आप एग्जामिनर को क्या बताओगे यहां पर? आप एग्जामिनर को कहोगे कि रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेट कांस्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी। रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन, जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन जो है ये भी डिक्रीज करेगा। चलो, द स्पीड ऑफ द बॉल रीचेस 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट। ये कैसे होगा कि हमें उसने एक्सेलरेशन मांगा है लेकिन हमें तो रिजल्टेंट फोर्स मिल सकती है। तो पहले ऐसा करो कि 40 पे जाके वो जो है ना आर वो निकालो।
ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि आर की वैल्यू 0.6 न्यूटन है। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास डेटा मौजूद है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना। तो हमें देखना होगा कि बॉल का मास आपको दिया हुआ है, अगर आप देखें तो बॉल का मास दिया हुआ है 270 ग्राम। इससे वेट बना लेते हैं, 270 ग्राम से वेट बना लेते हैं। और यहां छोटी सी एक डायग्राम बना रहा हूं। 270 ग्राम, ये इसका मास है, ठीक है। इससे वेट बनाना होगा तुम्हें। और ऊपर की तरफ है रिएक्शन फोर्स जो तुमने अभी निकाली, जो तुम्हारी रेजिस्टिव फोर्स है। ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स आती है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होगा एम ए, वेट का मतलब होगा mg, आर हमने निकाल लिया 0.6, मास हमें दिया हुआ है 270, लेकिन वो ग्राम है, तो 270 अपॉन 1000 इंटू ए, 270 अपॉन 1000 इंटू 9.81 माइनस 0.6। चलो अब इसको आराम से सॉल्व करो और वैल्यू निकाल के दो। आपके पास आ रहे हैं 9.21। You know, simple. You just divide. उनसे कट कर दो ये इधर ये माइनस होगा। क्या चीज कट करना चाह रहे हो? ये मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी सॉल्व नहीं किया। मैं तो आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे सॉल्व कर दो। तो सिंपल है मामा। अगर सेम चीजें होती, अगर ये सेम डिजिट होते, जैसे ये 270 upon 1000 है इक्वल्स टू 270 upon 1000, ये दोनों जिसमें कैंसिल कर देंगे, कैंसिल दोनों जगह 1000 तो नहीं कट सकता ना, उसके साथ एक पॉइंट वो भी है ना, जो जो लिखा हुआ है 9.81 के आगे 0.6 माइनस हो रहा है, उसके होते हुए हजार हजार कटेगा नहीं, वरना तो मैं लगाता ही नहीं ना। फिर मुझे तो पता है उसका कि वो तो अगर दोनों तरफ खाली 1000 होता तो कट जाता। तो अब ये मैंने सिंपल करके लिख दिया। तुम लोग पहले राइट साइड सॉल्व कर लो। आपके पास 2.48 आ रहा है, चलो फिर तो आंसर देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसका एक स्टेप और कर दिया। अब हजार हजार कटेगा नहीं, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो बीच में माइनस है ना, माइनस माइनस के होते हुए डिनोमिनेटर नहीं कट सकता। हाँ, एलसीएम ले लो तब कटेगा। अभी बहरहाल मैंने इसका एक स्टेप और कर दिया, आप इसकी राइट साइड सॉल्व करो और फिर आप लोग मुझे बताओ
ये वर्किंग है। अब इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। दोबारा सब लोग कंफर्म करो। और एक आंसर आ रहा है 9.21 पे लोग वापस आ रहे हैं। इसको सॉल्व करके आंसर बता रहे हैं 9.1, जो पहले एक बच्चे ने बताया था। तो डबल चेक कर लो, ये आंसर अगर है तो ठीक है। 9.81, 9.21 सॉरी। Use information from A part 3 and figure 3.2. A part 3 and figure 3.2. चलो अब इसका लास्ट पार्ट रहता है, वो करो। थ्योरी आंसर में आप लोगों को थोड़ी हेल्प करनी है। ये जो 9.1 वाली वैल्यू है, इसको डबल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत हाई आ रहा है। मतलब वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है। अगर डबल चेक कर सकते हैं तो डबल चेक कर दीजिएगा। और अगर यही आंसर आ रहा है तो सही है, लेकिन ये वैल्यू बहुत हाई आ रही है। एनीवेज, इसको चेक कर लीजिएगा अगर ये कैलकुलेशन चेक हो जाती है। आखिरी पार्ट में कह रहे हैं कि क्या बॉल टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचेगी। उसके लिए देखना पड़ेगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब किसी चीज पे ऊपर की नहीं तरफ क्यों लगने सर, वाली। 0.27 को 0.27 से कट हो जाना चाहिए पूरा। नहीं यार, 0.27 कैसे मैथ कर रहे हो यार? सोचो ना, 0.2। अगर मैं तुम्हें एक मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन दूं, मैं कहूं कि x+2/2 है और यहां भी 2 लिखा है, तो क्या ये 2 कट जाएगा जब तक कॉमन ना आ रहा हो? ये तो मल्टीप्लाई का कॉमन है पॉइंट। ना 0.27। क्योंकि सर 0.27 कट हो रहे हैं। बेटा नहीं कट हो सकते, कैसे, कौन से मैथ से काटोगे? सोचो तो सही। मैंने अभी आपको ऊपर ये पूछा, ये कट सकते हैं क्या? मुझे आंसर तो सेम ही आ रहा है। हम्म।
फिर भी नहीं आंसर मुझे शायद भी लग रहा सेम ही है आएगा। नहीं देखिए 9.1 बहुत हाई वैल्यू है, इसको डबल चेक कर लो। अगर 9.1 आ रहा है तो ठीक है चलने देते हैं, लेकिन ये कि वैल्यू बहुत हाई है। 9.8 तो जो जो बेसिकली अर्थमेटिक्स है ना, देखो इस बात को समझें कि अगर मैं लिखूं 3x प्लस 2/3 तो ये 3 थोड़ी कट सकता है, ये तो बिल्कुल ही मैथ्स के अगेंस्ट है ना। ये 2 कट सकता है नीचे, जब बीच में प्लस माइनस होता है, जब बीच में प्लस माइनस होता है तो ऊपर नीचे की कैंसिलेशन लॉक हो जाती है। अगर इतना बड़ा मसला है तो मैं भी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं बिफोर वी स्टार्ट द लास्ट पार्ट। ऊपर आ रहा है 2.0487, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 7.58 आ रहा है, ये वैल्यू। हाँ 7.58 आ रहा है, तो 7.6 कर लो। ये आंसर है। चलो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं कि यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पार्ट 3 एंड 3.2 टू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द बॉल रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में बराबर हो जाए। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगी, जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स यानी कि एयर रेजिस्टेंस और वेट ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब जाकर जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल हो जाएगी। अब तुम्हें देखना है, उसने कहा है कि आप ए पार्ट 3 यूज कर लो। ए पार्ट 3 में वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन रीचिंग द ग्राउंड इज अप्रोक्सीमेटली 60। अब ऐसा करते हैं कि 60 पे जाकर, यहाँ 60 की वेलोसिटी है ना, तो 60 पे जाके तुम लोग इसकी आर की वैल्यू निकाल लो। ये 60 आ रहा है, ये देखो ये आर की वैल्यू पर 60 पे आर की वैल्यू निकालो, तो ये आ रहा है 1.1, 1.2, 1.3, 1.35 आ रहा है। सही है, 1.35 आ गया। अच्छा अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जरूरी है कि आपकी अपवर्ड फोर्स वेट को बैलेंस कर दे। जो अपवर्ड फोर्स है वो वेट को बैलेंस करे। अच्छा वेट कितना है, जरा वेट निकाल के दे दो। वेट है mg, और m की वैल्यू कितनी है, 27 वही करना पड़ेगा, 27/1000 इंटू 9.8, ये निकालो। 2.648, ठीक है, 2.648 न्यूटन। तो ये तो अभी
वेट बहुत ज्यादा है, जबकि ये 1.35 है, तो अब ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो आप एग्जामिनर को बोलोगे कि देखो एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू वेट। जब तक एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर ना हो जाए, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आ सकती। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जून 15 2 3 का 2, जून 15 2 3 का 2। पहले देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए शीट में। पहले इसको अपनी बुक में निकाल लो, अगर बुक में निकल आता है तो उसी पे सॉल्व करो। पहले वो रीड एंड राइट वाली बुक में निकालो। जिन लोगों में, आप में से जिन लोगों के पास रीड एंड राइट वाली बुक है, वो देख के बता सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन है उसके अंदर। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ अ बॉल इज शोन। ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो प्लस होती है, नीचे माइनस होती है। वेलोसिटी के माइनस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है। द बॉल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट पी। सवाल किया हुआ तो नहीं है। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। अच्छा, use figure 2.1 to describe without calculation the velocity of the ball from 0 till 16, velocity of the ball from 0 till 16। तो आप एग्जामिनर को बोलोगे कि देखो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और दोबारा वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी इस नेगेटिव में। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। आप इस डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही सामने रखिएगा, आप इसी को वर्ड्स में लिखना होगा। Use figure 2.1 to calculate for the ball the displacement from P at time t is equal to 10। अब इसमें 10 पे जाओ और डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब 10 की पोजीशन जो है वो आगे है, तो हम क्या करते हैं कि 10 वाली डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो मैंने क्या नोट्स में पढ़ाया था कि देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके एरिया से निकलता है। तो अब हमें जाना है 10 तक, तो ऐसा करते हैं कि 10 की पोजीशन तो हमें दिख गई है, तो वहां तक जाकर हम ऐसे करके एरिया निकाल लो। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल का जो बेस है वो 10 है और ट्राइंगल की जो हाइट है
वो 5 है। द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 10, 10 वाली पोजीशन पे एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको सिखाया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन पे सेम होता है, कहीं से भी निकाल लो। अब ये लंबी लाइन जा रही है 10 के ऊपर, इस लाइन पर तुम कहीं भी एक्सेलरेशन के लिए ग्रेडियंट निकाल सकते हो। जहां तक लाइन सीधी है यू कैन गो इन दैट लाइन। तो उसमें जरूरी नहीं कि तुम 10 पर जाकर ही एक्सेलरेशन निकालो, स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर भी एक्सेलरेशन जो है वो सेम आता है। तो मैं क्या करता हूं कि एक बड़ी ट्राइंगल ले लेता हूं, जितनी बड़ी ट्राइंगल होती है आंसर उतना एक्यूरेट होता है। देखो ऐसे, और अगर मैं इसमें नीचे बेस बनाऊं तो 8 से 16, जो बेस है वो 8 की है, और वाई एक्सिस पर मैं गया हूं 5 से 5 से 15, 20 तक। अब इसका ग्रेडियंट निकालो। मैंने इसमें नेगेटिव लगाया क्योंकि लाइन स्लोप डाउन कर रही है, तो आप लोग भी अपनी कैलकुलेशन करो। सही है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी से बनती है। अब इधर इधर आए तो ये है 5, इधर आए तो 15 है, तो 15 रख लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। जो बॉल है उसका मास कितना है, 400 ग्राम। जो बॉल है उसका मास है 400 ग्राम, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। ये वाला। आप कह रही है 45, ठीक है। बाकी लोग भी अगर आंसर निकालेंगे ना तो डबल चेक कर लें। एक एक स्टूडेंट ने आंसर बताया 45। यूज योर आंसर
in B part 1 and B part 2 to determine the time from 0 for the ball to return to P. अब देखो कोई चीज रिटर्न कैसे होती है, जब किसी चीज को रिटर्न करने का बोला जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसने जितना डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ट्रेवल किया वही उतना ही वापस भी करे। अगर तुम 5 मीटर आगे जाओ 5 मीटर वापस आओ तो तुम एक्चुअली 0 डिस्प्लेसमेंट पर होगे, तब आप कह सकते हो कि आपने रिटर्न कर लिया। रिटर्न कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए। अब यहाँ 2 डिस्प्लेसमेंट से सवाल में, अगर तुम क्वेश्चन देखो तो बॉल पहले ऐसा लगता है कि बॉल एक डायरेक्शन में गई है फिर वहां से वापस आई है। हमने उधर ब्लू वाली ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लिया था, उतना ही एरिया इधर भी होना चाहिए। हमें नहीं पता वो एरिया कितना होगा, लेकिन वो एरिया सेम होना चाहिए। हमारा एरिया जो आया था, अगर आप उस एरिया को पहले चेक कर लें, हमारा इसका एरिया था 25। तो जब ये रिटर्न करेगा तो वापसी पर भी एरिया 25 होना चाहिए। तो एरिया सेम कर लेते हैं, ट्राइंगल ही बनेगी जाहिर है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कहां तक जाएगी, तो वो डू नॉट नो दैट। तो हमें दोनों चीजें नहीं पता, ट्राइंगल का बेस भी नहीं पता, ट्राइंगल की हाइट भी नहीं पता, लेकिन हमें ये लॉजिक पता है कि दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तभी ये रिटर्न जर्नी बनेगा। तो हम एग्जामिनर को अब क्या कन्विंस करेंगे? देखो, हम एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये रिटर्न जर्नी का केस है। अब जैसे मैंने एक रफ सी डायग्राम बना दी समझाने के लिए, और देखो ऐसे ही पहले गया फिर ये वापस आया। अब इसका जो इधर वाला डिस्टेंस है वो उधर वाले डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर होगा तो ये वापस आएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, बट आई एम डूइंग, मैं इसमें एरिया बताता हूं कि यार ये वाला एरिया 125 है, तो इधर से जो एरिया निकलेगा इसको भी 125 होना चाहिए। तो ये एरिया 125 है और ये एरिया भी 125 होना चाहिए। इसको रख लो बेस और इसको रख लो हाइट। इसका मतलब 25 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है y अपॉन एक्स। ग्रेडियंट फिक्स है हमारे पास। ग्रेडियंट इसका आया था, कहाँ है ग्रेडियंट? हाँ, ग्रेडियंट आया था 2.5। तो 2.5 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। एक्स उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 2.5x। ये जो y की वैल्यू है वो यहां रख दो और सॉल्व करके x निकाल लो, तुम्हारा आंसर टाइम में ऐड करके निकलेगा। ये 0 है, ये 10 है, मैं अभी x निकाल रहा हूं। तो तुम लोग अगर मुझे हेल्प करो, 25 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स इंटू 2.5x। 2 उस तरफ ले जाओ तो 50 इज इक्वल टू x इंटू 2.5x। तो ये हो जाएगा 2.5x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। x निकालो। x निकालने के लिए ना तुम्हें स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा। एक आंसर आ रहा है 4.47। अगर ये वाला आंसर 4.47 है, पीछे 10 है, तो फाइनल आंसर टोटल टाइम कैसे निकलेगा? 10 प्लस 4.47 यानी 14.47।
ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलें, हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया, हम इसको फिर यहीं तक रखते हैं, जस्ट कीप इट अप टू हियर, और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये बता दें मंडे को किस चीज का पेपर है आप लोगों का? अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है तो बता दें, मंडे को किस चीज का पेपर है? मंडे कौन सा असेसमेंट है ये बता दें। चले, एनीवेज क्लास को यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री भी है, अच्छा ठीक है। एनीवेज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।